हाँ, तो मीटरिंग को समझने के लिए, मीटरिंग को जानने के लिए सबसे पहले हमको पैरामीटर सीखना है कि हमको कौन कौन सा पैरामीटर मीटर शो करता है, कौन कौन सा पैरामीटर मीटर रीड करता है। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट पैरामीटर है कि वोल्टेज, सेकंड करंट, थर्ड तुम अपने आप बताओ। पावर, चौथा पावर फैक्टर, पांचवा यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो तुम बोल ही नहीं रहे हो यार, जिसपे तुमको सैलरी मिल रहा है, एनर्जी। ठीक है, 6 बोलो, करंट। ओके ना? हाँ, करंट तो हो गया। मेन पैरामीटर यही है, और इससे ही रिलेटेड बाकी जो पैरामीटर है, डेट टाइम, ये सब वो अलग चीज हो गया। मतलब टेक्निकल पैरामीटर यही सब है, इसी से रिलेटेड बाकी अदर पैरामीटर है, और बाकी जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन उतना जानते हैं। वोल्टेज, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज। फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज क्या होता है? फेज वोल्टेज होता है, अगर कोई फेज और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज होगा। अंडरस्टैंड? फेज और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज है वो होगा फेज वोल्टेज। दो फेज के बीच जो वोल्टेज है वो है लाइन वोल्टेज। मीन्स अगर हम स्टार कनेक्शन की बात करें तो ये न्यूट्रल पॉइंट होता है जहां पे तीनों कनेक्टेड है, और ये आपका ये अर्थिंग, ट्रांसफार्मर के एंड में अर्थिंग से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ग्राउंडेड होता है अर्थिंग। अब ये जो है तुम्हारा, ये यहाँ से न्यूट्रल उठता है, और ये फेज के बीच जो वोल्टेज हुआ ये हो गया VPS। ठीक है, लेकिन हम अगर इसकी बात करें, इसके और इसके बीच जो वोल्टेज की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? VEL। ठीक है, लाइन वोल्टेज हुआ। स्टार में हमेशा जो तुम्हारा करंट है, लाइन करंट और फेज करंट सेम होता है। ये लाइन करंट है और ये भी फेज करंट है, दोनों सेम है। लेकिन स्टार कनेक्शन में जो वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है, वो √3 टाइम्स होता है VPS से। अंडरस्टैंड? ये चीज लिखो, ध्यान से लिखो। ठीक है, ये स्टार कनेक्शन है। हम लोग का जो ट्रांसफार्मर का जो यूटिलिटी, मतलब कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ना, ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग यूटिलिटी साइड में, मतलब कि हम लोग 400 साइड में जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है वो स्टार साइड में होता है, स्टार कनेक्शन होता है। कैसा होता है? स्टार मतलब कि देखो, एक ट्रांसफार्मर से 3 फेज निकलता है और न्यूट्रल भी निकलता है। तो कोई घर में जाता है, ये जाता है इधर, कोई घर में जाता है, ये तीनों एक जगह कनेक्टेड है ऐसा ट्रांसफार्मर के अंदर, या न्यूट्रल, यहाँ से न्यूट्रल निकला हुआ है, और यही ऐसे न्यूट्रल है। जैसे ये देखो, ऐसे होता है ट्रांसफार्मर के अंदर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्टार कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन कैसा होता है? अब ट्रांसफार्मर मेगावाट साइड पे जाना, तो वहां पे देखना ट्रांसफार्मर जो रहेगा, ट्रांसफार्मर पे लिखा रहता है, आप ऐसे लिखा रहेगा, ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग में लिखा रहेगा डेल्टा स्टार, ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, ऐसा लिखा रहता है DYN। समझा? मतलब कि प्राइमरी साइड में डेल्टा है, सेकेंडरी साइड में स्टार है, और न्यूट्रल है, न्यूट्रल के साथ में स्टार है। एक होता है DY केवल आता है, उसमें क्या होता है? न्यूट्रल फ्लोटिंग होता है, उसमें न्यूट्रल निकलता नहीं है। जैसे अपना गुड हाउस है, चाहे ICC है, वहां पे न्यूट्रल निकला नहीं है, न्यूट्रल नहीं निकला हुआ वहां पे, वहां से मात्र 3 फेज LT पैनल में गया है, तो क्या है? फ्लोटिंग न्यूट्रल है, चाहे RSWM साइड पे, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग न्यूट्रल। ठीक है, ओके। सो डेल्टा में क्या होता है? डेल्टा कनेक्शन कैसा होता है? अगर कोई बोलेगा कि डेल्टा कनेक्शन कैसा होता है, तो डेल्टा कैसे होता है? ट्रायंगुलर है, ये डेल्टा है। मतलब क्या होगा कि आपको देखो, कोई भी फेज में देखो, एक चीज समझो, कोई जो वाइंडिंग, हम जो हमारा 3 फेज का जो वाइंडिंग है, उसमें तीन वायर है, 3 वाइंडिंग है, और मैं उसको तरीका बोलता हूँ, कनेक्ट करने का तरीका बोलता हूँ तुमको। मात्र 2 तरीका है अपने पास कनेक्ट करने के लिए, वही वाइंडिंग कहलाता है। जैसे भी मान लो हमारे पास ये एक वाइंडिंग हुआ, ये दूसरा वाइंडिंग हुआ, और ये तीसरा वाइंडिंग हुआ, तो हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? एक तो हुआ कि इसका ऐसे कनेक्ट कर दिए, इसका जैसे ये टर्मिनल हुआ, B हुआ, A हुआ, B हुआ, A हुआ, B हुआ, तो ये मान लो R है, ये Y है और B है, तो इसका A का दोनों का इसका कनेक्ट कर दिए, इसका B इसका A कनेक्ट कर दिए, इसका A, ये तीनों का एक दूसरे से लूप कर दिए। जैसे ये हाथ तुम ऐसे करोगे, ऐसे हाथ करो तुम, बाइंडिंग हो तेरा, तो ये है, तुम इसको है, और ये है, तो ये ऐसे कर दिए, तीनों ऐसा हो गया ट्रायंगुलर। तो ये हो गया क्या? आपस में इसका इसका इससे इनसे, तो ये हो गया डेल्टा, सर्कुलर बना दिए। इसको कैसे भी लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसे में रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे कर लो, रिप्रेजेंट कर लो, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर लो,
कोई भी दिक्कत नहीं, कैसे कर लो वो डेल्टा ही कहलाएगा। डेल्टा का मतलब क्या होता है कि एक इंड दूसरे से मतलब कनेक्टेड हो, तीनों लूप में, ठीक है। तीसरा कनेक्शन है, जो दूसरा कनेक्शन है जो पहले बताया स्टार। स्टार में क्या है, तीनों का वाइंडिंग का एक जगह साथ कर दो, तीनों का एक सिरा साथ कर दो, तीनों का एक सिरा एक जगह कनेक्ट करो और अगला सिरा तुमको लोड साइड में रहेगा, ठीक है, लोड साइड में रहेगा और ये न्यूट्रल ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा स्टार। तो इसी स्टार को अगर अच्छा से देखें तो कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टार, ठीक है। अभी स्टार में बता दिया कि वोल्टेज और करंट कैसे होता है। अब थोड़ा डेल्टा को बताता हूँ 2 मिनट कि डेल्टा में कैसे होता है। जैसे ये डेल्टा कनेक्शन हुआ अपना, ये डेल्टा हुआ, ठीक है। ये आर फेज हुआ तुम्हारा, ये वाई फेज हुआ और ये मान लो बी फेज हुआ। तो इसमें देखो यहां से जो यहाँ पे जो वोल्टेज है ना वो कहलाता है वीपीएच, मैंने फेज वोल्टेज। जैसे ये हो गया मान लो बी का वीपीएच, बी वीपीएच से लिख लो, बी फेज का फेज वोल्टेज। ये हो गया वी आर, मैंने वी आर पी मतलब इसका आर फेज का फेज वोल्टेज, और इसका वी वाई पी मतलब वाई फेज का, वी वाई पी मतलब वाई फेज का फेज वोल्टेज। अब इसका लाइन वोल्टेज कैसे होगा, लाइन वोल्टेज एक यहां से आएगा और एक ये आया, तो ये जो वोल्टेज हुआ वो क्या हुआ, लाइन वोल्टेज हुआ। किसके किस में, इसके और इसके बीच में लाइन वोल्टेज हो गया, ठीक है। फिर इसके और इसके बीच में जो वोल्टेज हो गया वो भी लाइन वोल्टेज कहलाएगा। फिर इसके और इसके बीच में जो वोल्टेज कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, लाइन वोल्टेज कहलाएगा। इसमें देखो एक चीज देखो, जो वोल्टेज यहां होगा वो वोल्टेज यहां पे भी होगा। तो रटने वाला कुछ चीज है ही नहीं इलेक्ट्रिकल में, और खास करके मेरे साथ जब रहो तो लटने का कोई चीज नहीं है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जो वोल्टेज यहां होगा वो वोल्टेज यहां भी होगा, कोई दिक्कत। मान लो ये वायर है, उसमें तुमने यहाँ वोल्टेज जो चेक किया वो वोल्टेज यहाँ भी रहेगा। तो ये जो वोल्टेज है यहाँ पे जो वोल्टेज वो फेज वोल्टेज है। तो ये वोल्टेज, ये अगर ये फेज वोल्टेज है और यहाँ से यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइन वोल्टेज कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज सेम है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज, मान लो याद नहीं रहे तुमको कि भैया हमको याद नहीं है फेज कि किसमें लाइन वोल्टेज सेम था किसमें फेज वोल्टेज सेम था, तुमको क्या करना, ट्रायंगुलर बनाना है। अरे सर ये तो फेज है और यहाँ से यहाँ लाइन है, ये दोनों तो सेम है, तो ये VL इक्वल टू VPH हो गया, मतलब डेल्टा में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम हो गया। अब इसी में डेल्टा खाली याद रखो तुम, बाकी उसका उल्टा कर देना स्टार में, या उल्टा क्या, इतना रटने की जरूरत नहीं, तो कंसेप्ट समझा दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा लाइन करंट कैसे सोचेंगे, अब देखो भैया, ठीक है, ये यहां से यहां जो करंट फ्लो हो रहा है वो लाइन करंट फ्लो हो रहा है, हाँ? ये तीनों फेज है, तीनों हो गया, ये आर फेज हो गया, वाई हो गया और ये बी हो गया मान लो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जो करंट जो खो रहा है वो लाइन करंट है, हाँ? और यहाँ से यहाँ जो फ्लो हो रहा है वो फेज करंट है, आईपी है। अब एक चीज सुनो, ये करंट यहाँ से जो गया तो कुछ करंट तो इधर जाएगा, अब कुछ इधर जाएगा ना, हाँ? तो इसमें हम इसको बोल सकते हैं कि ये करंट सेम है, नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा में लाइन करंट और फेज करंट सेम नहीं होगा। तो सेम नहीं होगा तो कितना टाइम्स होगा, √3 टाइम्स। √3 टाइम्स क्यों होगा वो तुमको अभी जानने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ज्यादा थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाना चाहते हो तो नेक्स्ट क्लास में मिलना, प्रूफ के साथ बताएंगे कैसे √3 टाइम्स होता है, ठीक है। तो लाइन करंट हमेशा इसका क्या होगा, √3 टाइम्स फेज करंट के, इस करंट के ये करंट जो है इसका √3 टाइम्स ज्यादा होगा। अंडरस्टैंड? ओके, तो अब समझ में आ गया तुमको कि डेल्टा में लाइन करंट और फेज करंट क्या है, और स्टार में तुमको लाइन करंट फेज करंट के बारे में बताते हैं। एक मिनट, √3 मीन्स 1.732, कम नहीं ज्यादा। अगर हम किसी को बात कर रहे हैं कि VL इक्वल टू VPH √3 टाइम्स VPH, तुम निकाल लो, अगर उससे साथ में निकाल लो तुम, √3 मतलब 1.732 होता। अगर ये 1 नहीं होता, अगर 1 से माइनस रहता और ये रहता तब ये कम होता, लेकिन अगर डिसिमल है ना, 1 है ना, 1 के बाद है, मीन्स ये हमेशा ये वाला इससे ज्यादा होगा। तो ये वोल्टेज भी, ये वोल्टेज की केस में कि करंट की केस में, अभी बता दें, करंट की केस में बता देना। जैसे ये डेल्टा में तो यार दोनों के केस में है, डेल्टा में
यही मैं बोल रहा हूँ, तू ये कंसेप्ट समझ नहीं रहा। ध्यान से सुनना, ये डेल्टा है, लाइन वोल्टेज इसको बोलते हैं, दो फेज के बीच में, ये मान लो आर है, ये वाई है और ये बी है, तो ये लाइन वोल्टेज हुआ और ये फेज वोल्टेज हुआ। इसमें फेज करंट ये आई पी फॉलो कर रहा है, यहाँ पे आर का जो आर वाला जो लाइन है उस पर आई एल फ्लो करेगा। अब इसमें जो करंट जा रहा है, कुछ करंट इधर आ जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, तो ये करंट हमेशा इससे ये करंट इसका जरूरी नहीं है कि सेम होगा। दूसरा चीज, तो तुमको लग रहा होगा सर यार दाढ़ी मत पूछो इधर देखो, तो पहला कंसेप्ट तुमको ये जाएगा कि सर आपने बोला कि ये करंट यहाँ से गया तो ये करंट इधर चला गया, तो मान लो इधर 10 एम्पियर जा रहा था, इधर 2 एम्पियर चल गया, तो इधर 8 एम्पियर बचा, तो इधर ये कम होगा ना। आप बोल रहे हो कि ये ज्यादा होगा इससे, आया कि नहीं आया दिमाग में? तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, अब ये करंट क्या है, तुमको मान लो ये इधर जा रहा है, तो ये कुछ इधर चला जाएगा और कुछ इधर जाएगा, फिर इसमें है, इसमें जा रहा है ये, तो कुछ इधर जा रहा है कुछ इधर जा रहा है, तो इसके कारण वो ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरी बात, चलो फेज वोल्टेज निकालना है डेल्टा में, तो ये जो है वो सामने वाला है वो सेम होगा। स्टार में निकालना है तो जो करंट यहां से फ्लो करेगा वही करंट यहां भी फ्लो होगा, तो यहाँ पे लाइन करंट और फेज करंट दोनों, लाइन करंट और फेज करंट सेम होता है, सेम होगा। क्यों? देखो जो करंट यहाँ जाएगा जो करंट यहाँ भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन इसमें वोल्टेज कैसे हो जाएगा, लाइन वोल्टेज। अब वोल्टेज यहाँ पे ये ऐसे है, अब न्यूट्रल ये है, न्यूट्रल लाइन ये न्यूट्रल है, फेज वोल्टेज ये दोनों के बीच में हो रहा है, लेकिन लाइन वोल्टेज ये दोनों के बीच में हो रहा है, तो फेज वोल्टेज यहाँ हमेशा, लाइन वोल्टेज हमेशा √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होगा। तुमको याद क्या रखना है इसमें कि डेल्टा में लाइन वोल्टेज, डेल्टा में वोल्टेज सेम होता है और स्टार में करंट सेम होता है। लिखो, रटना डायग्राम के साथ लिखो, बोलिएगा तो। डेल्टा में हमेशा करंट सेम, वोल्टेज सेम होता है और स्टार में लाइन करंट सेम होता है, मतलब फेज करंट और लाइन करंट सेम होता है, और स्टार में लाइन करंट, स्टार में सॉरी लिखो, स्टार में लाइन करंट और फेज करंट सेम होता है, स्टार में लाइन करंट और फेज करंट सेम होता है। स्टार में लाइन, हाँ लाइन करंट। यार एक बात बताओ मेरे को, अपन जब मीटर पे देखते हैं, देखा स्टार में लाइन करंट और फेज करंट सेम होता है, और डेल्टा में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम होता है, डेल्टा में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, डेल्टा में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम होता है। समझ गया? हाँ हो गया। और फिर उसी में लिख लो कि एक ऐसे करके लिख लो, VL इजकल टू √3 VPH और IL इजकल टू √3 IPH। मतलब ये होगा कि जहाँ पे सेम हो रहा है तो ठीक है, जहाँ पे नहीं सेम हो रहा है वहाँ पे क्या होगा, इतना गुना होगा। ठीक है, लिख लो ये इसके लिए लिख लो, ये लिख लो स्टार के लिए लिख लो, और ये डेल्टा के लिए लिख लो। ठीक है, ऐसे मार्क कर देना, समझ में आ जाएगा कि डेल्टा में ये ऐसे ऐसे होता है और स्टार में ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। तुम मीटर जो देखते हो वो MFM मीटर देखता होगा, नहीं विश्वास से तो विश्वास क्या, तुम वो अगर देखना चाहते हो तो उसको तुम वो करो, क्या है √3 PH करंट, PH यार, PH लिखो या P लिख दो केवल यार, H समझ जाना ना। आई के बाद वो क्या है सर, आई के √3 टाइम्स, √3 टाइम्स। ठीक है, लिख लिया। अच्छा, ये अपना MFM मीटर जो होता है उसमें पहले देखना V1 V2 V3 शो करता है, फिर एक और डिस्प्ले आगे जाएगा तो उस पर VL शो करता है, लाइन वोल्टेज शो करता है। ठीक है, लिख रहेगा 1 to 2, 2 से 3, फिर 3 to 1 रहता ही नहीं रहता। देखा है कि नहीं देखा, गौर किया है कि नहीं किया? नहीं किया तभी एनर्जी मीटर कनेक्ट कर लो है तो। देखा है, देखा तुम देखा? हाँ
मतलब ये लाइन वोल्टेज मैंने क्या बोल रहा, ये बोल रहा है कि फेज 1 और 2 के बीच में 415 बताएगा। मान लो ये बोल रहा है दूसरे और तीसरे के बीच में मान लो 420 बता रहा, ठीक है, ये 410 बता रहा, ये बता रहा है 408 बता रहा, ये 3 के 1 में। तो ये कैसे हो गया, ये अपना स्टार हुआ कि मान लो इसको अगर 1 करते हो, इसको 2 करते हो, तो इसको 3 करते हो, तो 3 से 1 बोल रहा है, 1 से 3 या 3 से 1, बात एक ही है। तो ये 3 से 1 मतलब इसके बीच बोल रहा, 2 से 3 बोल रहा मतलब ये दोनों के बीच बोल रहा, 1 to 2 बोल रहा मतलब इसके बीच में बोल रहा है। अंडरस्टैंड? चलो ये सब समझ गया, अब आगे बढ़ते हैं मेन पार्ट पे। ओके तो वोल्टेज और करंट हम लोग समझ गए, वोल्टेज करंट समझ गए, लाइन वोल्टेज लाइन करंट क्या होता है, तो ये पिरामिड है। नेक्स्ट है पावर। पावर 2 प्रकार के 3 प्रकार का होता है, ठीक है, 3 प्रकार के पावर है। पहला पावर क्या है, एपरेंट पावर। क्या है, एपरेंट पावर, जिसको यूनिट है केवीए। दूसरा है एक्टिव पावर, जिसको रियल पावर भी बोलता है, ठीक है, ये है, इसका यूनिट है केडब्ल्यू। तीसरा है रिएक्टिव पावर, जिसका यूनिट है केवीएआर। अंडरस्टैंड? पावर कितना है, एपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। अंडरस्टैंड? अब इसी में एक्टिव पावर ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया एक्टिव, एपरेंट और रिएक्टिव। तो ट्रांसफार्मर ऑलवेज जो है एपरेंट पावर के उसमें रेटेड किया जाता है, ठीक है। कोई भी मतलब ट्रांसफार्मर नहीं यार, कोई भी जो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है ना वो केवीए में ही किया जाता है। जहाँ पे इंडक्टिव मतलब कि आता है ना इंडक्शन का, वो उसका जो कंज्यूम करता है ना, उसके कारण जो पावर फैक्टर डाउन होता है। अब ये क्या होता है वो बताता हूँ, इसको पूरा क्लियर भी बताता हूँ। एक्टिव पावर जो रेडिएशन है ना सर, नहीं यार तुम रेडिएशन में कहाँ पहुंच गया? अरे वो एक्टिव पावर के आगे क्या लिखे हैं, एक्टिव पावर केवीए नहीं वो नीचे वाला एक्टिव पावर है एक्टिव ना, पावर। अच्छा ये है तुम्हारा रियल पावर, रियल पावर, या इसको दूसरा नाम इसका रियल पावर भी है, ठीक है। इसका यूनिट लिख लेना केवीए, केडब्ल्यूए और केवीएआर, ठीक है। अब एक ट्रायंगल में बनाता हूं, कौन ट्रायंगल है, रुक जाना, कौन ट्रायंगल है बताओ। ये हाँ नहीं, ओके, कौन सा ट्रायंगल है, नहीं, हाँ गलत, पावर ट्रेंड पावर ट्रायंगल। ये है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। यार तो सर हम टेक्निकल में चल रहे हैं ना, तो पावर ट्रायंगल ही है ना। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिकल में पावर ट्रायंगल भी बोला जाता है। ये तीनों जो पावर हम बताए ना, वो इस पे इसी पे है। इलेक्ट्रिकल सर सब 90 अंश से ही मतलब इसको कर देना, जैसे मॉडल लगाते हैं कोई भी, ठीक है। अरे सर आप अरे हेलो आया नहीं तो, ठीक है, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसी पे तुम्हारा, इसको पावर ट्रायंगल बोलते हैं इलेक्ट्रिकल भाषा में। इसी पे तुम्हारा ये पावर, ये पूरा तीनों पावर बेस्ड है। कैसे, ये है जो तुम्हारा एक्टिव पावर है, इसको P से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। एक्टिव पावर को P से डिनोट किया जाता है, इसको A से डिनोट किया जाता है और इसको R से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा P, ये हो गया तुम्हारा R, और ये हो गया तुम्हारा एपरेंट। अब बताओ एपरेंट पावर निकालने का फॉर्मूला क्या हो सकता है? इतना आसान अगर नहीं बताया तो आर स्क्वायर, ये स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, हाइपोटेनस का रूल से, कर्ण के रूल से, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यही इसमें भी यही है, ये पावर जो एपरेंट पावर निकलता है वो रूट स्क्वायर ऑफ रूट अंडर रूट स्क्वायर ऑफ एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर।
एपरेंट पावर दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। हाँ कहाँ दिया? एक बार ना डेफिनेशन बता दो तीनों को, ज्यादा क्लियर हो जाएगा इनको। एक्टिव पावर क्या है और एपरेंट और ये। बताते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अपन देखते हैं कि एपरेंट पावर क्या होता है। तो इसमें डिफिनेशन क्या बताऊं, देखो बताता हूं। थोड़ा सा सिर्फ ये याद रखो, उसी से पता चल जाएगा। एपरेंट पावर का यूनिट क्या है? केवीए, मतलब इसका फुल फॉर्म किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो किलो तो बस इसलिए आया है क्योंकि यूनिट ज्यादा हो रहा है तो उसको हम थाउजेंड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो VA है, मतलब वोल्टेज इनटू करंट करेगा वो तुम्हारा एपरेंट पावर है। क्या करेगा? वोल्टेज इनटू करंट इज एपरेंट पावर। मान लो कि 200 वोल्ट इंटू 40 एम्पियर, तो केवीए कितना हो गया? 8000 हो गया। सॉरी, ये 8000 VA हो गया। अब इसको हमको केवीए के भाषा में लिखना है तो 1000 से डिवाइड करके लिखेंगे 8 केवीए। ठीक है, तो के है जो केवल यूनिट को थाउजेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी इसका जो फॉर्मूला है एपरेंट पावर का वो वोल्टेज इनटू करंट एम्पियर। ठीक है, अगर इस वोल्टेज इनटू एम्पियर को हम पावर फैक्टर से वोल्टेज इनटू करंट को पावर फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर दें तब ये किलोवाट आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? केवीए कॉस थीटा। ये कॉस थीटा जो है वही पावर फैक्टर है। थीटा क्या है इसमें? ये बहुत ज़्यादा तुम लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं उतना कंफ्यूजन में रखना नहीं चाहता। ठीक है, आप इतना समझो कि जो अगर क्या नाम है, जो एक्टिव पावर है उसको हम अगर केवीए इंटू पावर फैक्टर कर देते हैं तो एक्टिव पावर निकलता है। अंडरस्टैंड? नहीं समझे? एक चीज और है, मैं समझाता हूं। देखो KW जो होता है वो केवीए इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस थीटा कैसे आता है ये तुमको यहां से देखो, यहां से ये होता है। तुम्हारा ये वाला पता है मुझे। कोई हमको साइन थीटा का फॉर्मूला बताएगा क्या? कॉस थीटा का फॉर्मूला बताएगा क्या कि कॉस थीटा क्या होता है? कोई बताएगा क्या? मतलब कॉस थीटा कैसे निकालते हैं? कॉस थीटा होता है BH, बेस बटा हाइपोटेनस। हाँ, ऐसे तो तुम अंग्रेजी पेलता है साला, अभी आधार बटा कर्न बोल रहा है। बेस बटा हाइपोटेनस मतलब आधार बटा कर्न। यही फॉर्मूला से हम तुमको निकाल के बताएंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला से हम तुमको बता देंगे। कर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्या होता है तुम्हारा कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्न। आधार इसमें कौन सा है बताओ मेरे को? P है। कर्ण क्या है? कर्ण क्या है? आर है ना। अरे कर्ण ये ना है यार, एंगल के अपोजिट वाला हमेशा कर्ण होता है। हाइपोटेनस इज ऑलवेज अपोजिट टू एंगल, राइट एंगल। तो ये हो गया तुम्हारा A। अब बताओ हमको P निकालने के लिए क्या होगा? A कॉस थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? कहा मैंने बताया? A मतलब KW, P मतलब KW, A मतलब KVA, cos थीटा KW इक्वल टू KVA cos थीटा। एनीथिंग टू रिमेंबर? नथिंग टू रिमेंबर। ओके, समझ गया? आगे बढ़ते हैं। लिखो जल्दी, लिख लो, 2 मिनट लिखो, जल्दी जल्दी खत्म करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
सुनते भी जाना, लिखते जाओ, पहले लिख लो, फिर ध्यान नहीं रहेगा, ज़्यादा नहीं है, 10-5 जाओ। हाँ हाँ मिलेगा चाहे। हाँ, रिएक्टिव पावर क्या होता है? देखो, रिएक्टिव पावर ज़्यादा उतना तुमको अंग्रेजी बताएंगे तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे काफ़ी, तो हमको एक छोटा सा उससे समझाते हैं। जैसे कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है, हर चीज़ में वाइंडिंग इन्वॉल्व होता है। जैसे पंखा है, तो पंखा है तो इसमें वाइंडिंग है, ठीक है। मोटर है उसमें वाइंडिंग है, ट्रांसफार्मर है उसमें भी वाइंडिंग है, सब में वाइंडिंग है। तो जहाँ पे वाइंडिंग इन्वॉल्व होता है, तुम एक चीज़ पहले जानते हो कि हम लोग 10th में पढ़ते थे आर, एल और सी। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस। एल क्या है? इंडक्टेंस। सी क्या है? कैपेसिटेंस। ठीक है, तो जहाँ भी वाइंडिंग इन्वॉल्व होता है उसमें इंडक्टेंस आता है। इंडक्टेंस एल, जैसे ये है, इसमें वाइंडिंग है तो ये इंडक्टिव लोड है। कोई अगर कैसा टाइप का लोड है तो इंडक्टिव लोड है। बल्ब में भी वाइंडिंग है तो कैसा लोड है? इंडक्टेंस है, इंडक्टिव लोड है। तुम्हारा मोटर, जनरेटर जितना भी है सब एक प्रकार के इंडक्टिव लोड है, ठीक है। रेजिस्टेंस लोड क्या होता है? जो डायरेक्ट, जिसमें रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टिव लोड होता है। जैसे तुम्हारा प्योर रेजिस्टिव मटेरियल जो बना हो, प्योर रेजिस्टिव जैसे तो कुछ है नहीं, लेकिन जो प्योर रेजिस्टिव मटेरियल से बना हो, जैसे क्रोमियम है, निकेल है, ये सब कम से कम बहुत ज़्यादा तक वो मटेरियल है, रेजिस्टिव मटेरियल है, ठीक है ना। तो वो सब मटेरियल क्या हो? तुम्हारा रेजिस्टिव लोड है, उसको उससे बना हुआ जो लोड है उसको क्या होता है? रेजिस्टिव लोड कहलाता है, ठीक है। इधर जो बिल्डिंग में हमारा जो लोड होता है मिक्स लोडिंग होता है, ठीक है, ओके। तो क्या होता है कि जो भी मतलब हमारा मूविंग चीज़ है, चाहे नॉन मूविंग चीज़ है, जिसमें इंडक्टेंस लोड आता है, इंडक्टिव लोड है, उसमें ना रिएक्टेंस, जैसे कितना बताऊंगा तो फिर और कंफ्यूज हो। जैसे अभी एक चीज़ समझो, जैसे ये कोई भी मोटर है हमारा, उसमें दो पार्ट होता है, एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। हम यहाँ पे करंट देते हैं, स्टेटर वाला पार्ट पे देते हैं, और रोटर ऑटोमेटिक घूमता है। क्यों? क्योंकि हम करंट देते हैं तो वहाँ पे फ्लक्स जनरेट होता है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें लिंक होता है और ये मूव करता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करके मूव करता है ना, तो उसमें एक कुछ जो फ्लक्स है ना वो लीक करता है। लीक करता है मतलब कि अब यहाँ पे जो ये करंट तुम दे रहे हो तो पूरा का पूरा फ्लक्स इसमें लिंक कर जाए तो जरूरी नहीं है, तो लीकेज फ्लक्स हुआ। ये कुछ फ्लक्स इसमें ना, इसमें लीक करता है, लिंक नहीं कर पाता उसके साथ। मान लो कि, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मोटर समझो, मोटर समझो। मोटर में दो वाइंडिंग होता है, क्या होता है? एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। तो स्टेटर पे जो वाइंडिंग होता है ना, स्टेटर का देखो मोटर खोलेगा ना तो उसमें एक मूविंग वाला चीज ऐसा रड जैसा घुसाया रहता है, तो वो रोटर होता है। उस पर केवल वाइंडिंग होता है, लेकिन उसका हम जो लाइन कनेक्शन करते हैं उसके साथ में कनेक्शन नहीं होता। हमारा जो कनेक्शन होता है ऊपर जो स्टेटर पे जो वाइंडिंग होता है उसके साथ में होता है। तो उसमें से हम करंट देते हैं ना, स्टेटर पे जो करंट देते हैं ना 3 फेज का, तो उसमें से फ्लक्स निकलता है, वो फ्लक्स उसमें लिंक करता है और तब वो मूव करता है। हाँ, जैसे मैं बताता हूँ, हम सीटी लगाते हैं ना, सीटी हम लगाते हैं ना वायर में, तो वो सीटी और वायर में कोई अपना जो सीटी लगाते हैं जिस वायर में, उस वायर में कोई कनेक्शन होता है क्या? कोई कनेक्शन होता है क्या? नहीं। लेकिन वो फिर भी सीटी करंट डिटेक्ट करता है। कैसे करता है? वो करंट में वो वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है ना, उसको आसपास फ्लक्स निकल रहा है, फ्लक्स, तो वो फ्लक्स उसमें लिंक करता है, उसमें घुसता है, समझ रहा है? तो उसी प्रकार मोटर में भी होता है, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा फ्लक्स उसमें घुस जाए, तो लीकेज होता है, लीकेज फ्लक्स, समझ रहा है? और भी कुछ है जो उसी सब चीज को वो जो अब मान लो कि जितना भी तुमने दिया उतना पूरा का पूरा वो आउटपुट नहीं निकल पाया, लीकेज कर गया, तो लीकेज रिएक्टेंस के कारण ही जो लॉस है ना वो रिएक्टिव कहलाता है, रिएक्टिव पावर कहलाता है।
समझ रहा? तो ये रिएक्टिव पावर होता है, ठीक है। अब कोई तुमको समझाएगा बियर का बोतल ले लो, उसमें बियर भरा रहता है, ये फेना है जो वो रिएक्टिव पावर है। अरे फेनवा खत्म भी तो हो जाता है, तो रिएक्टिव पावर खत्म हो जाएगा क्या? उससे नॉन टेक्निकल चीज लोगों से ऐसा मत सीखने का, जो फैक्ट है उसको सीखने का, अंडरस्टैंड। उसको बोलो कि तुम बियर मत समझाओ लौड़ा, बियर में कहाँ से रिएक्टिव पावर आ जाएगा यार? तुम मुझे कुछ टेक्निकल चीज एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देके समझाओ। जैसे मैंने मोटर का, मैंने अभी लाइव एग्जांपल देके समझाया कि एक्चुअली में होता क्या है रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो ये रिएक्टिव पावर हो गया तुम्हारा, समझ में आया ना रिएक्टिव पावर। अब कहेगा कि ये सर ये तो लॉस है, जनरली लॉस है कि रिएक्टिव पावर जरूरत नहीं है सिस्टम को, हैं? तो ये लॉस ही हो गया ना कि तुम्हारा जो दे रहे हो तुम उसको वो नहीं हो रहा, बट जरूरी है वो क्यों जरूरी है वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और रिएक्टिव पावर को इतना आसान नहीं है समझना, थोड़ा सा ये क्या मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि पूरा 100% नहीं वो, समझा? क्योंकि जाता बताऊंगा तो भी हानिकारक हो जाएगा ज्ञान, कुछ फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि बाद में तुम्हें सुन सकता है, ठीक है। पावर हो गया अपना। पीएफ तुमको बता ही दिए क्या होता है। पीएफ क्या होगा? हाँ, मैंने क्या होता है KWI KVA इंटू कॉस फाई। तो ये इसको इधर करेगा तो क्या होगा? KWI KVA पावर फैक्टर हो गया। मतलब पावर फैक्टर क्या हुआ तुम्हारा? P/A, है ना। अब बताओ पावर फैक्टर 1 से ज़्यादा हो सकता है क्या? इससे बताना, तुम ये वैल्यू से बताना पावर फैक्टर 1 से ज़्यादा हो सकता है क्या? एक मिनट तुम बताओ पहले। मैथमेटिक्स आता है तो तुम उसमें ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल की जानकारी होना जरूरी नहीं है। अगर मैथमेटिक्स आता है तो तुम उसको ईजिली बता सकते हो। पावर फैक्टर 1 से ज़्यादा हो सकता है क्या अकॉर्डिंग टू दैट? तीन चीज ध्यान रखना तब बताना। मैंने बोला KW = KVA/cos फाई या cos थीटा, जो भी मान लो।